हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो आइए बच्चों देख लेते हैं हिंदी के बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर का दिया गया है आदिकाल से, खा दिया गया है भक्ति काल से, उसके बाद में गा नंबर दिया गया रीतिकाल से, घा नंबर दिया गया या आधुनिक काल से। तो बच्चों देख लेते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है, आप लोग जब तक टाइप करिएगा। तो आइए देख लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर यानी भक्ति काल से। तो तुलसीदास किससे संबंधित हैं? भक्ति काल से। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो एक पहला ऑप्शन दिया गया है संभवत 1554 ईस्वी में। उसके बाद में दिया गया है संभवत 1575। उसके बाद में ग नंबर दिया गया है संभवत 1590 या दिया गया है 1600 में। तो देख लेते हैं इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो राइट आंसर है बच्चों से आप लोग टाइप करिएगा जब तक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बच्चों का नंबर यानी 1554, संभवत 1554 में। अब आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है, यानी तुलसीदास जिस गांव में उनका जन्म हुआ तो वो गांव कौन सा है, सर्वमान्य जन्म स्थान है। तो नंबर एक में दिया गया है राजापुर, नंबर दूसरे में दिया गया रुनकता, तीसरे में दिया गया है लहर तारा और चौथे में दिया गया लम्ही। तो बच्चों तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर यानी राजापुर। तो तुलसीदास कहाँ पर, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ पे है, राजापुर। तो इसका तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा का नंबर। अब आइए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी। तो देख लेते हैं संभवत 1650 में, संभवत 1616 में या संभवत 1670 में या 1680 में। तो चार ऑप्शन में बच्चों जो ऑप्शन सही है उसे आप लोग जब तक टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की मृत्यु कब हुई, तो 1680 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा नंबर 1680 में। अब आइए देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन दिया गया तुलसीदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे, यानी तुलसीदास जो थे वो भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे। नंबर एक में दिया गया राम भक्ति शाखा, दूसरे में दिया गया कृष्ण भक्ति शाखा, उसके बाद में दिया गया प्रेमाश्रय या ज्ञानाश्रय। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर यानी राम भक्ति शाखा। तो तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि थे, राम भक्ति शाखा। अब आगे देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन दिया गया बच्चों तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो नंबर एक में दिया गया ब्रज भाषा, दो में दिया गया अवधी भाषा, गा में दिया गया है तीसरे नंबर पर भोजपुरी भाषा या मैथिली भाषा। तो बच्चों जो आंसर सही है उसे आप लोग जब तक टाइप करिएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में, यानी रामचरितमानस की रचना किस में हुई है, अवधी भाषा में। रामचरितमानस जो है उसको लिखा गया है अवधी भाषा में। तो आइए देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन दिया गया तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी, संख्य भाव या दास्य भाव या शिष्य भाव या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो आंसर आप लोगों को सही लगे उसे आप लोग टाइप करो। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर यानी दास्य भाव। उनका कैसा था, दास्य भाव था, यानी तुलसीदास की भक्ति किस तरीके की थी, दास्य भाव की थी। अब आइए देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। बच्चों आठवां क्वेश्चन दिया गया तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की। तो संभवत 1631 में, संभवत 1640 में, संभवत 1645 में या संभवत 1650 में। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1631 में, यानी संभवत 1631 में। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि सन और संभवत में क्या अंतर होता है। सन और संभवत में, तो बच्चों सन और संभवत में क्या होता है, 57 साल का अंतर होता है, यानी दोनों के बीच में क्या होता है, 57 वर्ष का डिफरेंट होता है सन और संभवत में। अब आइए देख लेते हैं नवा क्वेश्चन। तो नवा क्वेश्चन बच्चों दिया गया कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास ने की है। विनय पत्रिका की है,
गीतावली की है, कवितावली की है, या इनमें से सभी की है? तो बच्चों जो आंसर सही लगे उस आंसर को आप लोग टाइप करो जब तक। तो आइए बच्चों देख लेते हैं इसका राइट आंसर कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो विनय पत्रिका भी तुलसीदास की रचना है, कवितावली भी तुलसीदास की रचना है, और गीतावली भी तुलसीदास की रचना, यानी ये जो तीनों रचनाएं हैं ये किसकी हैं? ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो जब ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका घ नंबर, यानी 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घ, इनमें से सभी। अब आइए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन इसका। तो आइए बच्चों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 10वां, लिखा है तुलसीदास के बचपन का नाम था, यानी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? नंबर का में दिया गया राम बोला, उसके बाद में दिया गया खा में कृष्ण बोला, गा में दिया गया श्याम बोला, या घा में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो आंसर आप लोगों को सही लगे उसे आप लोग टाइप कर लो। तो आइए देख लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर, यानी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला, यानी उन्हें बचपन में सब लोग क्या करके बुलाते थे? राम बोला। तो इस तरीके से 10वें का राइट आंसर हो जाएगा का नंबर। अब आइए देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में दिया गया है कि तुलसीदास के गुरु का नाम था, यानी तुलसीदास के जो गुरु थे वो कौन थे? नंबर का में दिया गया नर हरिदास, खा में दिया गया वल्लभाचार्य, गा में दिया गया रामानंद, या उसके बाद में दिया गया है विठलनाथ, घा नंबर में लास्ट में। बच्चों देख लेते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। तो बच्चों जो राइट आंसर है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जब तक। तो आइए देख लेते हैं बच्चों 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर हरिदास, यानी गुरु तुलसीदास के गुरु कौन थे? नर हरिदास गुरु थे। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 12वां, लिखा है तुलसी ने अपने काव्यों की रचना किस, देखो यहाँ पर गलती से टाइप हो गया रैली, चुनाव का पीरियड चल रहा है तो यहाँ पर रैली लिख गया है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए शैली, गलती से लिख गया बच्चों। चुनाव है, आप लोग सब समझदार हैं, समझ सकते हो कि समय रैली जो शैली जो है वो रैली में बदल गई है। तो आइए अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी तुलसीदास ने अपने काव्यों की रचना किस शैली में की है? तो का में दिया गया दोहा, चौपाई, सवैया, या उपर्युक्त में सभी। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तुलसीदास ने अपने जो भी उनके द्वारा रचित दोहे हैं, क्या है? दोहा भी है, चौपाई भी है, और सवैया भी है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा घा नंबर, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट आंसर हो जाएगा घा, उपर्युक्त सभी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वन पथ पर शीर्षक तुलसीदास जी की किस रचना से उद्घृत है? गीतावली से लिया गया है, कवितावली से लिया गया, या विनय पत्रिका से लिया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर बच्चों सही लगे उस आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करो। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर कि वन पथ पर जो शीर्षक है तुलसीदास के द्वारा रचित, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिया गया है कवितावली, यानी खा नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवितावली, यानी 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर। अब आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया धनुष भंग शीर्षक तुलसीदास की किस रचना से उद्घृत है? रामचरितमानस से, विनय पत्रिका से, कवितावली से, या गीतावली से। बच्चों जो आंसर आप लोगों को सही लगे उस आंसर को आप लोग टाइप करो। तो देख लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, यानी धनुष भंग से किससे तात्पर्य है? रामचरितमानस से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गांव में क्या रामलीला होती है तो वहाँ पर क्या होता है? धनुष तोड़ा जाता है। तो इस वजह से रामचरितमानस जो है वो किससे संबंधित है? धनुष भंग से। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो उस समय निम्न में से क्या घटित हुआ? धरती डोलने लगी, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे। दिग्गज में होता है यानी हाथी, हाथी जो है वो क्या करने लगे? चिघाड़ने लगे, या इनमें से सभी। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बात सही है कि जब श्री राम जी ने क्या किया, शिव जी का जैसे ही धनुष तोड़ा तो क्या हुआ? धरती डोलने लगी, यानी कांपने लगी, भूकंप सा आ गया। सूर्य के घोड़े जो है मार्ग छोड़कर चलने लगे, जो हाथी थे वो क्या करने लगे? चिघाड़ने लगे जोर जोर से। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घा नंबर, इनमें से सभी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया गया, फिर से रिपीट हो गया बच्चों, एक बार हम लोग ये हल कर चुके हैं, देख लेते हैं फिर से। तो ये दिया गया तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था? अब देखो यहाँ पर गलती से यहाँ पर लिख गया है पहला राज बोला, राम बोला, श्याम बोला, या हर बोला। तो देख लेते हैं एक बार जबकि कर चुके हैं बच्चों, इसका राइट आंसर फिर से टाइप करो, देखते हैं किसे किसे याद है ये।
तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। अभी हम लोग देख चुके थे कि तुलसीदास जी को बचपन में क्या से बुलाते थे, राम बोला। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम बोला, यानी 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था, यानी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था, आत्माराम दुबे, विद्याधर पंडित या पंडित रामदास या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो भी बच्चों सही लगे उस आंसर को आप लोग टाइप करो। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर, यानी तुलसीदास जी के जो पिता थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था आत्माराम दुबे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर, आत्माराम दुबे। अब आइए देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास जी की कृति नहीं है। तो दिया गया श्री रामचरितमानस, दोहावली, बरवय रामायण या साहित्य लहरी। तो चार ऑप्शन में से बच्चों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो आइए देख लेते हैं रामचरितमानस, ये तो हम लोग जानते हैं तुलसीदास जी की है। दोहावली भी तुलसीदास जी की है, और बरवे रामायण, यानी जहाँ पर रामायण या रामचरितमानस आ जाए तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं बरवे रामायण भी तुलसीदास जी की हो जाएगी। लेकिन ये जो दी गई है साहित्य लहरी, ये साहित्य लहरी जो है ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखित कृति नहीं है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर, यानी साहित्य लहरी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, तुलसीदास जी किसके भक्त थे, कृष्ण के, राम के, गुरु के या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग फटाक से टाइप करो। तो आइए देख लेते हैं तुलसीदास जी ने किसके बारे में अपने जो उनके द्वारा लिखित रचित काव्य है उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है, सबसे ज़्यादा राम का किया है। तो इस वजह से वो किसके भक्त थे, राम भक्ति शाखा के। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर, यानी 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर। तो आइए बच्चों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया 1884 में, दूसरा दिया गया 1886 में, फिर दिया गया 1888 में, उसके बाद में दिया गया 1890 में। तो बच्चों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग जब तक जल्दी से टाइप कर दो। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1884 में, यानी रामचंद्र शुक्ल जो है उनका जन्म कब हुआ था, 1884 में। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर का नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें से दिया गया रामचंद्र शुक्ल का, एक मिनट बच्चों यहाँ कर लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ पे है, यानी रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म स्थान है वो क्या है, गोरखपुर है, बस्ती है, वाराणसी है या इलाहाबाद है। बच्चों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खा नंबर, यानी बस्ती में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ पे है, बस्ती। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की, यानी हिंदी की वो कौन सी विधा थी जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने विशेष सफलता अर्जित की थी। तो नंबर 1 है निबंध, नंबर 2 है कहानी, नंबर तीसरे में दिया गया उपन्यास, उसके बाद में दिया गया नाटक। तो बच्चों जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग टाइप करिएगा। तो देख लेते हैं किस विधा में उन्होंने सफलता हासिल की थी। तो निबंध में उन्होंने क्या किया था, सफलता हासिल की थी, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है, यानी बेकन ये एक उपाधि है, बेकन शब्द, तो ये किस निबंधकार को कहते हैं। नंबर 1 में दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, उसके बाद में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर दिया गया रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद में दिया गया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो बच्चों जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से टाइप कर दो। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी बेकन की उपाधि किसे दी गई, रामचंद्र शुक्ल को दी गई, रामचंद्र शुक्ल को। तो इस तरीके से रामचंद्र शुक्ल को बेकन की उपाधि दी गई। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया रामचंद्र शुक्ल का देहावसान कब हुआ, मतलब निधन कब हुआ। इसको बोलते हैं निधन, यानी उनकी मृत्यु जो है वो कब हुई, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ। तो देख लेते हैं का नंबर में क्या दिया गया है 1941 में, फिर दिया गया 1943 में, 1945 में या 1947 में। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों जो राइट आंसर है आप लोग उसे टाइप कर दो फटाक से।
तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर यानी 1941 में। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा का नंबर 1941 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान कब हुआ? 1941 में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो बच्चों जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग टाइप कर लो। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया कि रस मीमांसा के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रस मीमांसा जो है वो उसके रचनाकार कौन है? रचनाकार है उसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर हो जाएगा का रामचंद्र शुक्ल। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है त्रिवेणी किस विधा की रचना है? अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिवेणी जो है वो किस विधा की रचना है? तो नंबर 1 में दिया गया निबंध, नाटक, आलोचना या उपन्यास। तो अब देख लेते हैं इसमें चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ऑप्शन सही लगे बच्चों उस ऑप्शन को आप लोग टाइप कर लो। अब आइए देख लेते हैं त्रिवेणी जो है वो किस विधा की रचना है। तो वो है आलोचना। त्रिवेणी क्या है? आलोचना है। तो लिख लेंगे आलोचना यानी कैसे कौन सी विधा है? ये आलोचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर आलोचना। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है विचार वीथी किसका निबंध संग्रह है? यानी विचार वीथी जो निबंध है वो किसका संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, पंडित बालकृष्ण भट्ट का है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है या इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने एक बार भी जीवन परिचय पढ़ा होगा इन सबका तो सारे क्वेश्चन आराम से हल कर लोगे। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार वीथी जो है वो किसकी रचना है? वो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? और कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर दिया गया है, पहला जो पाठ हिंदी में है वो भी क्या है? मित्रता है। तो क्या है? रामचंद्र शुक्ल हैं, विद्या निवास मिश्र हैं, कुबेर नाथ राय हैं या बाबू गुलाब राय हैं। बच्चों ये तो बिल्कुल एकदम ईजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। 10वें का नंबर सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां दिया गया कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। यह वाक्य शुक्ल जी ने किस निबंध से उद्धृत किया गया है? यानी वो कुसंग का ज्वर भयानक होता है यह किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम करुणा है या मित्रता है या लज्जा और ग्लानि है या लोभ और प्रीत है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम से सरल क्वेश्चन है बच्चों, फटाक से इसे टाइप कर लो। आप लोग पढ़ भी चुके होंगे पाठ में कि कुसंग का ज्वर कैसा होता है? बड़ा भयानक होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका शीर्षक? तो इसका शीर्षक हो जाएगा मित्रता। किस पाठ से लिया गया है? ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरीके से 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खा नंबर मित्रता। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन दिया गया विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है क्योंकि वह उत्तम संकल्पों में दृढ़ करना सिखाते हैं, दोषों से दूर रखना सिखाते हैं, कुमार्ग से हमें बचाते हैं या उपर्युक्त सभी। तो बच्चों जो आप लोगों को इन चार में से जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग टाइप करो। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी। विश्वास पात्र मित्र कैसा होना चाहिए? यानी जिसके उत्तम संकल्प हों, जो हमें दोषों से दूर रखे, जो हमें कुमार्ग मतलब बुरे मार्ग से बचाए, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपर्युक्त सभी। यानी हमें एक ऐसा मित्र चाहिए, एक ऐसा विश्वास पात्र मित्र हो जिसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर उपर्युक्त सभी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि वह नाश करता है किसे? नीति को, समृद्धि को, बुद्धि को या उक्त सभी को। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कुसंग बुरी संगति का परिणाम क्या होता है? वो हमारी नीतियाँ यानी हमारा जो ज्ञान होता है उसका नाश कर देता है।
समृद्धि यानी हमारे जो घर परिवार की खुशियाँ होती हैं उसे नष्ट कर देता है, हमारी बुद्धि यानी हमारा जो विवेक है उसे नष्ट कर देता है, या उक्त सभी को। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, यानी वो क्या करता है, सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, उक्त सभी को। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया, हमें कैसे मित्र की खोज करनी चाहिए, जो सत्य मार्ग का अनुयायी हो, यानी जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। उसके बाद दिया गया दृढ़ निश्चयी, जिसका दृढ़ निश्चय हो, किसी चीज़ के बारे में यदि ठान ले तो उसे पूरा करे। उसके बाद में आत्मबली, यानी जिसका आत्मबल बहुत अच्छा हो, या इनमें से सभी। तो बच्चों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से टाइप करो आप लोग। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, हमें कैसे मित्र की खोज करनी चाहिए, जो सत्य के मार्ग का अनुयायी हो, जो दृढ़ निश्चयी हो, जो आत्मबली हो, तो इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, यानी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, घ नंबर, यानी 14वें का राइट आंसर घ, इनमें से सभी। हालांकि आजकल के ज़माने में ऐसे मित्र मिलना बहुत दुर्लभ है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, मित्रता नामक पाठ में शुक्ल जी ने कैसे लोगों से बचने की सलाह दी है, यानी मित्रता नामक जो पाठ है उसमें शुक्ल जी ने कैसे कैसे लोगों से बचने की सलाह दी है। नीचाशयों से, यानी जो नीचाशयों हों, यानी जो नीच प्रकृति के लोग हों, ईमानदारों से, यानी जो हद से ज़्यादा ईमानदार हों, या सत्यवादियों से, जो हमेशा सत्य बोलते हों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग टाइप कर लो। तो ये देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी उसमें क्या उन्होंने संगति के बारे में बताया है कि कुसंग कुसंग का जो भयानक होता है, यानी अगर बुरी संगति हो गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने यदि जीवन परिचय पढ़ा होगा तो ये जरूर पता होगा आप लोगों को कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या था। श्री रघुनाथ सहाय, श्री रवि सिंह, या चंद्रबली शुक्ल, या उमराव बख्शी। तो इसका देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई, घा नंबर तो पहले ही हटा देते हैं, उमराव बख्शी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर, यानी चंद्रबली शुक्ल, क्योंकि ये भी क्या है, रघुनाथ सहाय हैं, यहाँ पर शुक्ल मिल रहे हैं, यहाँ पर सहाय हैं। ये क्या है, श्री रवि सिंह है, मिल ही नहीं रहे। ये कौन है, रामचंद्र शुक्ल, और ये कौन है, चंद्रबली शुक्ल, यानी शुक्ल शुक्ल मिल गया। तो इसका मतलब रामचंद्र शुक्ल के पिता कौन हुए, चंद्रबली शुक्ल। तो इस तरीके से भी मिला लेते हैं। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर कि आचार, देखिए यहाँ पर गलती से गलत टाइप हो गया, आचार लिख गया बच्चों, टाइप करने में थोड़ी गलतियाँ हो गई हैं, आप लोग समझते रहिए सही से क्या लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है इरावती, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, या चिंता मणि। बहुत ज़्यादा एकदम से हलवा क्वेश्चन है बच्चों, फटाक से आप लोग इसे हल कर लोगे। तो लगाओ जल्दी फटाक से, इसे टाइप करो कमेंट बॉक्स में कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों ये देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंता मणि, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है, चिंतामणि। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, चिंतामणि। अब आइए देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन दिया गया, मित्रता किस विधा से संबंधित है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है, या निबंध है। तो आइए देख लेते हैं, जो ऑप्शन सही है बच्चों टाइप कर लो इसे। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर, यानी मित्रता जो है वो क्या है, वो एक निबंध है। एक ऐसी विधा है, निबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द, यानी चौथा, डी नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुक्ल युग किनके नाम पर पड़ा है, चंद्रबली शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, श्यामचंद्र शुक्ल, या रामकुमार शुक्ल पर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फटाक से इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करो। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है भाई। शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लेखक कौन थे, या आलोचक कौन थे, रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, रस मीमांसा किस प्रकार की कृति है, ये एक आलोचना है, निबंध है, इतिहास है, या अन्य कोई है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। जो ऑप्शन सही लगे उसे आप लोग टाइप कर लो फटाक से। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रस मीमांसा जो है वो क्या है, वह एक आलोचना है।
वह क्या है, एक आलोचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर आ, यानी क्या है, एक आलोचना है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से शुक्ल जी की कृति कौन सी है? युगांधर है, बात है, रस मीमांसा है, या पुरस्कार है? बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन सही हो आप लोगों से ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो एक बार। तो आइए देख लेते हैं। हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि रस मीमांसा जो है वो किसके द्वारा रचित है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर, यानी रस मीमांसा। तो निम्न में से शुक्ल जी की यानी रामचंद्र शुक्ल जी की कृति कौन सी है? रस मीमांसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस मीमांसा। रस मीमांसा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर, रस मीमांसा। आइए बच्चों देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित है? यानी सूरदास जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास में किस काल से संबंधित है? तो पहले में दिया गया है आदिकाल, फिर दिया गया भक्ति काल, उसके बाद दिया गया रीति काल, या दिया गया है आधुनिक काल। तो जो ऑप्शन बच्चों आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर लो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। सूरदास कहते थे भक्ति काल से संबंधित है, और वो कौन सी भक्ति थी? कृष्ण भक्ति। यानी सूरदास जी थे तो कौन से भक्ति से थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टछाप का अगला क्वेश्चन दिया गया है, अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास जी हैं, नंददास हैं, परमानंद दास हैं, या कृष्णदास हैं? तो बच्चों यदि आप लोगों ने सूरदास की जीवनी पढ़ी होगी तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से हल कर पाओगे। तो देख लेते हैं, जो भी ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग टाइप कर लो। तो देख लेते हैं, अष्टछाप का जो सर्वश्रेष्ठ कवि था वो कौन सा था? वो सूरदास ही थे। और सूरदास जी ने किसके बारे में सारे वर्णन किया था? कृष्ण जी के बारे में। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर, यानी दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सूरदास जी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? देखो और ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 1470 में, 1478 में, 1480 में, या 1982 में? तो भाई ये तो पहले ही नहीं हो सकता है, 1982 तो हो ही नहीं सकता है, ये तो अभी की बात है। इन तीन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग टाइप कर लो। तो ये देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1478 में, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा 1478। तो बच्चों गलती गलती से ये चीज़ें टाइप हो गई, कभी ए लिख गया, बी सी, और कहीं का खागा हो गया, समझ सकते हो आप लोग। बस केवल क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो ये दूसरे नंबर पर है, यानी हम लोग इसे बी बी समझेंगे। तो क्या है 1478 में, यानी सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा। चौथा क्वेश्चन दिया गया, सूरदास जी का जन्म स्थान कौन था? रुनकता था, सोरों था, या राजापुर था, या लमही था? तो देख लेते हैं, जो आंसर आप लोगों को सही लगे उस आंसर को आप लोग टाइप कर लो। तो देख लेते हैं सूरदास जी का जन्म स्थान कौन था? रुनकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर, यानी चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर का रुनकता। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूरदास के आराध्य देव कौन थे? यानी श्री राम जी थे, श्री कृष्ण जी थे, शिव जी थे, या गणेश जी थे? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यानी सूरदास जी ने किसके बारे में सारी चीज़ें लिखी थी? बिल्कुल सरल है, कमेंट कर दो फटाक से। उसके बाद में देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो भाई बच्चों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पांचवें का, यानी सूरदास के आराध्य कौन थे? सूरदास के आराध्य थे कृष्ण जी, यानी कृष्ण जी के बारे में उन्होंने सारे अपने पद लिखे थे। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय, या प्रेमाश्रय? भाई बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। सूरदास जी किससे संबंधित है? सूरदास जी संबंधित है कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर, यानी कृष्ण भक्ति शाखा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, यदि आप लोगों ने उनका जीवन परिचय पढ़ा होगा तो फटाक से आ जाएगा ये चीज़ें। तो क्या दिया गया है, 1583 में, 1585 में, 1587 में, या 1590 में? तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1587 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1587, यानी सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? 1587 में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि अष्टछाप के नाम से किसने एक संगठन बनाया था? वल्लभाचार्य जी ने, विठलनाथ ने, सूरदास ने या नरहरि हरियानंद ने? तो देख लेते हैं चार में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो बच्चों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उसे आप लोग टाइप कर लो, उसके बाद हम बताते हैं इसका राइट आंसर। तो आइए देख लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर, यानी विठलनाथ जी ने। अष्टछाप की रचना किसने की थी, यानी अष्टछाप जो है उसका उस संगठन का निर्माण किसने किया था? विठल नाथ जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर, विठल नाथ। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्गुण कौन देश को वासी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? यानी सूरदास जी हैं, रसखान जी हैं, तुलसीदास जी हैं या रहीमदास जी हैं? तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास जी। यानी सूरदास जी किससे कहते हैं? जब वो सूरदास जी का जो एक व्याख्यान है कि जब कृष्ण जी वहाँ से चले जाते हैं तो वो उद्धव जी को भेजते हैं, जो वहाँ पर जो गोपियाँ हैं उनके लिए वो संदेश लेकर जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं? निर्गुण कौन देश को वासी। तो इस तरीके का जो एक व्याख्यान है, तो इसके कवि कौन है? सूरदास जी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? यानी सूरदास जी हैं, उन्होंने किस रस में, यानी कौन सा रस उनका था? वात्सल रस था, करुणा था, श्रृंगार था या हास रस था? किस रस में उन्होंने अपने सारे पद लिखे हैं? तो बच्चों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे टाइप कर लो उसको। तो ये देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर, यानी वात्सल्य रस। सूरदास जी के जीवन परिचय में ये सारी चीजें लिखी हैं, उन्होंने किस रस में रचना की है? वात्सल्य रस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर, वात्सल्य रस। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया, सूर सागर किसके द्वारा रचित है? तो देख लेते हैं, तुलसीदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा, कबीरदास के द्वारा या बिहारी जी के द्वारा? देखो सबसे पहले मिल रहा है यहाँ पर, क्या मिल रहा है? सबसे पहला शब्द सूर, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? सूर। तो इसका मतलब क्या है? सागर। यानी सूरदास ने क्या किया? सागर की जैसी रचना की। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कवि कौन हो जाएंगे? सूरदास जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खा नंबर, यानी सूरदास जी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया, सूर सागर में कुल कितने पद लिखे गए हैं? 1.25 लाख पद, 1 लाख पद, 50,000 पद या 25,000 पद? तो बच्चों इसमें आप लोग टाइप करो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर, यानी 1.25 लाख पद। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.25 लाख पद। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा का नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि सूर सारावली में छंदों की रचना, यानी सूरदास जी के द्वारा जो एक रचित है उसे क्या है? सूर सारावली। तो सूर सारावली में कितने छंद हैं? 1,000 छंद हैं या 1107 छंद हैं या 1125 हैं या 1150 हैं? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी राइट आंसर लगे बच्चों उसे आप लोग टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर, यानी 1107 छंद हैं। यानी सूर सारावली में कितने छंदों की संख्या है? 1107। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर, 1107। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, साहित्य लहरी में दृष्ट कूट पदों की संख्या है। यानी साहित्य लहरी जो है सूरदास जी के द्वारा रचित, उसमें दृष्टकूट पद जो हैं वो कितने हैं? 100 हैं, 110 हैं, 118 हैं या 125 हैं? तो आइए देख लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से टाइप कर लो आप लोग 5 सेकंड के अंदर। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा 118, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। इस साहित्य लहरी में जो दृष्टकूट हैं उनके पदों की संख्या कितनी है? 118 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास जी की है? सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली है या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी? तो देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से हैं। जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग टाइप कर लो फटाक से। अब आइए देख लेते हैं। तो सूर सागर भी सूरदास जी की है, साहित्य लहरी भी सूरदास जी की है, सूर सारावली भी सूरदास जी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, इनमें से सभी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया, सूरदास जी किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं? देखो बिल्कुल फिर से एकदम एग्जाम्पल, एकदम इजी क्वेश्चन आ गया। ज्ञानाश्रय के हैं, प्रेमाश्रय के हैं, रामाश्रय के हैं या कृष्णाश्रय के हैं? बिल्कुल देखो इजी क्वेश्चन आ गया है। टाइप कर लो जो भी इसका आंसर लगे सही।
सब लोग समझ गए होंगे आंसर क्या हो जाएगा। सूरदास जी किसके बारे में बातें किया करते थे, किसके बारे में उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं? तो कौन सी भक्ति शाखा हो गई उनकी? कृष्णाश्रयी। तो 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर यानी डी नंबर, कृष्णाश्रयी शाखा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी कृति सूरदास जी की है? सुरसागर है, प्रेम वाटिका है, निहार है या सांध गीत है? तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, बिल्कुल साफ साफ आंसर दिख रहा है, जल्दी से टाइप कर लो। तो देख लेते हैं सूरदास जी, यानी क्या लिखा है? सूर, और यहाँ पर क्या मिल रहा है? सूर। तो क्या हो जाएगा? सूरदास जी के द्वारा रचित कौन सी है? सुर सागर। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ नंबर। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आ, सूर सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन दिया गया है अष्टछाप कितने कवियों का संगठन है? 8, 3, 5 या 4? तो देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। पहले से लिखा है अष्टछाप, अष्ट मीन्स 8, कितने कवि हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर। 18वें का राइट आंसर आ नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, ये भी बताओ। एकदम हिलवा क्वेश्चन आ गया है, सभी लोग फटाक से एकदम टाइप कर लो। घनानंद है, तुलसीदास है, कबीरदास जी हैं या सूरदास जी हैं? फिर से एकदम आसान सा क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को, फटाक से टाइप कर लो कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास जी, यानी सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के कौन है? सूरदास जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर यानी सूरदास जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? तो दिया गया है शुक्ल युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग या प्रयोगवाद युग। तो देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। तो बच्चों जो आंसर सही लगे उसे आप उस आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का नंबर यानी शुक्ल युग। जयशंकर प्रसाद किस युग से हैं? शुक्ल युग से हैं। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? पहला दिया गया 1885 में, फिर दिया गया 1888 में, फिर दिया गया 1889 में, उसके बाद दिया गया 1892 में। तो बच्चों जो आंसर सही लगे, ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ा तो ये एकदम से आसान एकदम क्वेश्चन है उनके लिए। तो आइए देख लेते हैं, टाइप कर लो जो भी आंसर इसका सही है। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर 1889 में, यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 1889 में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है काशी है, प्रयागराज है, कानपुर है या लखनऊ है? देख लेते हैं, यानी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद के, इस तरीके से काशी है, प्रयागराज है, कानपुर है या लखनऊ है। तो जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग टाइप करिएगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर यानी काशी। जयशंकर प्रसाद जी कहाँ पैदा हुए थे? काशी में। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था, यानी उनका देहांत कब हुआ था। तो देख लेते हैं 1935 में, 1937 में, 1939 में या 1940 में। चार ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही हो उस ऑप्शन को आप लोग टाइप करो बच्चों। तो आइए देख लेते हैं अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा 1939 में, यानी जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? 1939 में। 1939 में जयशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया ममता कहानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद हैं, अमरकांत हैं या कमलेश्वर हैं? तो बच्चों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे इस ऑप्शन को टाइप कर लो। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और तुम लोगों के चैप्टर में ये पार्ट भी दिया गया है, शायद दूसरा पार्ट है ये ममता कहानी, और उसके लेखक भी आप लोग जानते हो। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ममता कहानी के रचनाकार कौन है, यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर जयशंकर प्रसाद। अब आइए देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल या उपर्युक्त सभी? तो देख लेते हैं बच्चों, यानी जो जो ऑप्शन सही हो उस ऑप्शन को आप लोग टाइप कर लो।
आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद की कृति कौन है? आकाशदीप भी है, आंधी भी इनके द्वारा रचित है और इंद्रजाल भी इनके द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, यानी उपर्युक्त में से सभी। तो छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, उपर्युक्त सभी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम है कामायनी, आंसू, कानन कुसुम या झरना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये, कि उनका महाकाव्य कौन सा है जयशंकर प्रसाद जी का। तो जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग टाइप कर लो जब तक। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर, यानी कामायनी। कामायनी जो है ये महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? मानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर, कामायनी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र या उपेंद्र नाथ अश्क हैं। तो बच्चों देख लेते हैं इसका राइट आंसर जो हो, टाइप कर लो आप लोग। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और इनके साथ साथ में जयशंकर प्रसाद के जो मुख्य नाटक है वो कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त इनका एक नाटक है, उसके बाद में समुद्रगुप्त इन्हीं के द्वारा रचित एक नाटक है, समुद्रगुप्त। तो इस तरीके से ये दो और इनके ज़्यादा प्रचलित नाटक हैं, यानी ध्रुव स्वामिनी, उसके बाद में चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दिया गया, ममता के पिता का क्या नाम था? बच्चों यदि आप लोगों ने ममता पाठ पढ़ा होगा तो ये आंसर आप लोगों को एकदम से आ रहा होगा। चूड़ामणि, देवमणि, हीरामणि या इंद्रमणि। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फटाक से एकदम जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो इसका आंसर। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? चूड़ामणि, यानी ममता के पिता कौन थे? चूड़ामणि थे। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हुमायूं किस रूप में ममता की कुटिया पर प्रकट होता है? यानी हुमायूं जो है वो ममता जब उसमें जंगल में रहने लगी थी, उसके पति जो है एक युद्ध में मारे गए थे, उसके बाद वो जंगल में रहने लगी थी, तब हुमायूं जो है वहाँ पर कौन से भेष में पहुँचा था? साधु के रूप में, सैनिक के रूप में, भिखारी के रूप में या अपाहिज के रूप में। तो जो ऑप्शन सही लगे बच्चों से ऑप्शन को आप लोग टाइप कर लो। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधु के रूप में, यानी हुमायूं वहाँ पर किस रूप में पहुंचा? साधु के रूप में। सॉरी सॉरी बेटा, देख लेते हैं यहाँ पर, नहीं यहाँ पर देखो गलती हो गई। क्या हुमायूं जो है वो ममता की कुटिया पर किस रूप में जाता है? साधु के रूप में नहीं जाता है, वो जाता है सैनिक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर, यानी सैनिक के रूप में। इसे सही कर लो बच्चों, क्या आ जाएगा? सैनिक के रूप में। हुमायूं जो है ममता की कुटिया पर किस रूप में जाता है? सैनिक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का राइट आंसर खा नंबर, सैनिक के रूप में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, ममता हुमायूं को शरण देने में हिचकिचाती है क्योंकि वह क्रूर था, निष्ठुर था, रक्त पिपासु था या उक्त सभी था। तो जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग टाइप कर लो बच्चों। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी हुमायूं कैसा था? क्रूर भी था, निष्ठुर भी था और रक्त पिपासु भी था, यानी बहुत जल्दी तलवार निकाल लेता था, तुरंत एकदम खून खराबा कर देता था। उसके बाद में क्या आ जाता है? उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। यह वह क्या था? क्रूर, निष्ठुर और रक्त पिपासु भी था। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया, ममता जो है वो किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या एकांकी है। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं बच्चों, ममता जो है वो किस विधा की रचना है? वो एक कहानी विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर। ममता कौन सी विधा है? कहानी। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, लिखा है, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से उद्घृत की गई हैं? बच्चों यदि आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन मित्रता, ममता, क्या लिखूं या भारतीय संस्कृति। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ममता। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खा, यानी ये पंक्तियां जो है वो कौन से चैप्टर से ली गई, कौन से पार्ट से ली गई? ममता नामक पार्ट से उद्घृत की गई हैं। आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। बच्चों इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, प्रस्तुत वाक का वक्ता कौन है? यानी ममता है,
चूड़ामणि है, शेरशाह है या हुमायूं है? 14वें क्वेश्चन का जो भी आंसर है बच्चों टाइप कर लो कमेंट बॉक्स में। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ममता, यानी इसकी आंखों की चमक को अंधा बना रही है। तो ये किसने कहा था? ये ममता ने कहा था। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो बच्चों इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख हुआ है? नर्मदा नदी का, बेलन नदी का, सोन नदी का या तमसा नदी का? बच्चों यदि आप लोगों ने ममता कहानी पढ़ी होगी तो उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन सी नदी है। तो उसमें जो नदी प्रयोग की गई उसमें किस नदी का जिक्र किया गया? यानी सोन नदी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन, यानी ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें का राइट आंसर ग नंबर, सोन नदी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जिसमें दिया गया प्रसाद जी के पितामह का क्या नाम था? यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद, देवी सिंह, शिवमंगल सिंह साहू या शिवरतन साहू? तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवरतन सिंह साहू, यानी जयशंकर प्रसाद जी के पितामह कौन थे? शिवरतन सिंह साहू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर, शिवरतन सिंह साहू। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी के पितामह किसके परम भक्त थे? यानी जयशंकर प्रसाद के जो पिता थे शिवरतन सिंह, वो किसके भक्त थे? शिव जी के, रामचंद्र जी के, हनुमान जी के या दुर्गा जी के? तो आइए देख लेते हैं वो किसके भक्त थे। वो थे शिव जी के भक्त थे, यानी शंकर जी, जिनको भोले भी बोलते हैं, भोले जी। ठीक है, किसी भी नाम से बुला सकते हो। तो किसके भक्त थे? शिव जी के। तो आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दिया गया प्रसाद जी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? पेचिस के कारण, पीलिया के कारण, क्षय के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों टाइप कर लो जो भी आंसर सही लगे आप लोगों को, फिर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर, क्षय रोग। यानी प्रसाद जी को क्या हो गया था? क्षय रोग हो गया था। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा गलती से कम टाइप हो पाया है। प्रसाद जी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हम यहाँ पर हुई थी, ये लिखा होना चाहिए था हुई थी। ये तो ना थोड़ा थोड़ा मिसिंग हो गया बेटा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 58 वर्ष की आयु में, 38 वर्ष की आयु में, 68 वर्ष की आयु में या 48 वर्ष की आयु में? तो देख लेते हैं प्रसाद जी की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी। बच्चों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग टाइप कर लो। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 वर्ष, यानी 48 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वें का द नंबर, यानी जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? 48 वर्ष की आयु में, यानी जब वो 48 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हुई थी। क्लास 10th के हिंदी के MCQs यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लिए हैं। बच्चों आप लोगों का जो भी स्कोर रहा है उस स्कोर को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने क्वेश्चन गलत गए हैं। बच्चों अगले बार दूसरे वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के लिए। जब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।